नमस्कार। आप लाउड इंडिया टीवी देख रहे हैं और हम हैं स्टार जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया प्रोग्राम में। हमारे साथ जिन सज्जन को आप देख रहे हैं उनका नाम शैलेश है और शैलेश का नाम आप कई लोगों के मुंह से इस प्रोग्राम में सुन चुके होंगे जिन्होंने शैलेश जी का जिक्र किया। शैलेश जी, आपका स्वागत तो मैंने कर ही लिया, आप हमारे चैनल पे आ गए, आपको बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में रखा इसके लिए। जिस जिस तरह की पत्रकारिता आपने शुरू की, आपने लखनऊ से पत्रकारिता मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर शुरू की, पर थोड़ा बताइए आपने पत्रकारिता कहाँ से शुरू की और पत्रकारिता में आप आए कैसे? पत्रकारिता में आना बिल्कुल संयोग था और मेरे परिवार में इसके पहले कोई पत्रकारिता में नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब मैं छात्र था और इंटरमीडिएट में, जो 11th 12th उन दिनों कॉलेज में होते थे, इंटरमीडिएट कहते थे, उसमें पढ़ता था। और उसी दौरान कुछ लिखने पढ़ने का शौक, पहले पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे साहित्यकारों को और बहुत सारे लोगों को पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे ये शौक जो है वो बढ़ता गया। इसी बीच बिहार का छात्र आंदोलन शुरू हुआ और मैं उन दिनों भागलपुर में था और भागलपुर में छात्र संघर्ष का समर्थन करने के लिए छात्र संघर्ष समिति ने ही संघर्ष नाम से एक अखबार शुरू किया, वीकली। और क्योंकि मेरी लिखने पढ़ने में दिलचस्पी थी, इसलिए संघर्ष के संपादन की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई और इस तरह से मैं एकदम से छात्र आंदोलन में भी रहा और संघर्ष नाम का जो साप्ताहिक अखबार जो हुआ करता था उसका संपादक भी बन गया और एकदम से पत्रकारिता में आ गया। ये बहुत संक्षिप्त। नहीं, फिर कैसे आए संघर्ष के बाद आप जिसको कहते हैं मेन लाइन जर्नलिज्म में कैसे आए? संघर्ष तो एक आंदोलन की पत्रिका थी। जी बिल्कुल, संघर्ष आंदोलन की पत्रिका थी और ये 1974-75 की बात है जब ये चल रहा था। 1975 में इमरजेंसी लागू होने के बाद मैं मीसा में गिरफ्तार हो गया और 1975 से लेकर 77 तक 2 साल, करीब करीब पौने 2 साल जो है, फरवरी 77 तक जो है वो जेल में रहा। जेल से ही मैंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, फिर बाहर निकल कर आया तो बीए का एग्जाम दिया। वो पास करने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। एक समय में वहाँ जेल में मेरे साथ एक दौर में कर्पूरी ठाकुर जी भी थे और वो हम दोनों के बीच एक अच्छा संबंध बन गया और ऐसा लग रहा था कि राजनीति में जाऊंगा। लेकिन 77 में जो चुनाव हुआ और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई और जिस तरह से उनके बीच आपस में शुरू हो गया और मुझे लगा कि हम सोच रहे थे कि राजनीति में जाकर जो गंदगी साफ करना चाहिए वो साफ करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगा कि ये उस जो पहले की गंदगी थी और इस गंदगी में कोई बहुत फर्क नहीं है और इसलिए तब मैंने तय किया कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। तो तब तक छात्र आंदोलन के कारण जो हमारा करियर था वो बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया था। इंटरमीडिएट भी बहुत मुश्किल से पास किया था, सिर्फ बीए भी बहुत पास ही कर लिया था, लेकिन लिखने की समझ आ गई थी। तो उन्हीं दिनों बीएचयू के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में उसमें प्रवेश के लिए जो है एक विज्ञापन देखा कहीं पर मैंने और फिर वहाँ अप्लाई किया। फिर वहाँ रिटन टेस्ट हुआ और रिटन टेस्ट में मैं चुन लिया गया। तो इस तरह से मैं भागलपुर से सीधे बनारस पहुंच गया और बीएचयू में पढ़ना शुरू किया। वहाँ जाने के 1 महीने के बाद ही वहाँ एक उस समय जागरण अखबार इलाहाबाद से शुरू हुआ था और उसके 2 पेज जो हैं वो बनारस के लिए होते थे, जो जहाँ जिसके लिए खबरें जो है बनारस से भेजी जाती थी। तो हमारे जो शिक्षक थे उनमें से एक ने बताया कि वहाँ वो जागरण में रिपोर्टर की जरूरत है, तुम जाकर बात कर लो। तो मैं जिस समय बीएचयू में पढ़ रहा था उसी समय जागरण में गया, मिला, तो लिखवा कर देखा उन्होंने। सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जो है आप हमारे यहाँ काम कर लीजिए, 90 रुपये महीने आपको मिलेंगे। ये बहुत थोड़ा लगता है, थोड़ा ही था, लेकिन मैं बिरला वही शुरुआत थी जी। वही शुरुआत थी। तो 90 रुपये महीने से मैंने जागरण में काम करना शुरू किया। तो उसमें ये था कि सुबह 9 बजे से लेके कोई 1 बजे तक मैं बीएचयू में जर्नलिज्म के जितने क्लास होते थे वो करता था और 1 बजे के बाद क्लास छोड़ करके, जब लंच टाइम होता था उसके बाद से क्लास में नहीं जा करके मैं फिर
जागरण के ऑफिस में आ जाता था और उनके लिए रिपोर्टिंग करता था। फिर 9-10 बजे तक रिपोर्टिंग करने के बाद BHU का बिरला हॉस्टल जो है वो मेरा वहाँ जगह मिली हुई थी, वहाँ रहते थे। और इन दिनों जो हमारा मेस था खाने का, सुबह शाम खाने का, उसके 90 रुपए लगते थे। तो मुझे लगा कि ये बड़ा ठीक इंतजाम हो गया, खाने का इंतजाम जो है सुबह और शाम दोनों का हो गया है, तो अब काम चलता रहेगा। तो इस तरह से जागरण में आया। और जागरण के बाद मैं नवंबर दिसंबर में अमृत प्रभात का लखनऊ एडिशन शुरू हो रहा था, तो वहाँ के लिए मैंने अप्लाई किया। फिर वही टेस्ट और वगैरह सारी चीज़ें। तो नवंबर या दिसंबर में अमृत प्रभात, ये मैं 79 की बात कर रहा हूँ, 79। और फिर अमृत प्रभात में हो गया तो मैं लखनऊ आ गया, और फिर उसके बाद तो सिलसिला पत्रकारिता का ही चलता रहा। टेक ऑफ शुरू हो गया। शैलेश, भागलपुर को हम लोग जानते हैं डॉक्टर रामजी सिंह से की वजह से। सबसे पहले भागलपुर से मेरा परिचय हुआ, मुझे पता नहीं आप उनसे परिचित हैं या नहीं। बहुत बड़े जेपी आंदोलन के नेता रहे हैं और बहुत प्रखर वक्ता रहे, अभी हमारे बीच में हैं वो। दूसरा, बनारस में जब आप जागरण में रहे होंगे तो पता नहीं अशोक मिश्रा थे या नहीं थे उस समय, मुझे नहीं पता। लेकिन बनारस के विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग ने कई पत्रकार देश को दिए। आप जानते हैं रामकृपाल जी उनमें हैं, नकवी हैं, और रामकृपाल जी नकवी जी हैं, हरिवंश जी भी हैं, हरिवंश हैं, हरिवंश जी हैं। राज्यसभा के उप ये, सभापति हरिवंश जी भी हैं, हाँ और हाँ, ये तीन, जयशंकर गुप्त हैं, ये बहुत सारे जयशंकर जी लोग। हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बनारस का इस मसले में एहसान है पत्रकारिता के ऊपर कि उसने अच्छे अच्छे पत्रकार दिए। आपने उस समय जो लेखन शुरू किया उसके ऊपर जयप्रकाश आंदोलन का असर था, या आप खुद एंटी इस्टेब्लिशमेंट लिखना चाहते थे, या जेल में जो आपने बातचीत की, बहसें की, कर्पूरी जी जैसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हुई, इनका असर था? किस चीज का आपके लेखन के विषय वस्तु के ऊपर किस चीज का असर रहा? मैं फिर जरा पीछे भागलपुर जाकर शुरू करता हूँ। एक तो डॉक्टर रामजी सिंह जी के साथ के बारे में आपने कहा, मेरे बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे उनसे, और वो छात्र आंदोलन में सक्रिय थे, तो हम भी थे ही उसमें साथ में। उसके अलावा जब वो पार्लियामेंट मेंबर सांसद चुने गए 1977 में, तो अपने क्षेत्र के लोगों को अपने काम के बारे में बताने के लिए एक अखबार शुरू किया, चक्र हलधर। चक्र अच्छा। हलधर उन दिनों वो एक साप्ताहिक अखबार, उन्होंने पाक्षिक अखबार शुरू किया, 7-8 पन्ने का निकलता था। और उसमें वो संसद में उन्होंने क्या किया, मूल रूप से वही सारी जानकारियां या दूसरे सांसदों के जरिए जो भागलपुर क्षेत्र में होता था उसकी जानकारियां होती थी, और उसके एक अच्छी खासी संख्या छाप करके वो अपने लोगों के बीच में भेजते थे। तो उसके संपादन की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे ही दे रखी। तो ये दूसरा चरण था पत्रकारिता में प्रशिक्षण का। तो चक्र हलधर का संपादन करता रहा मैं। और जहां तक राजनीतिक समझ की बात है, दरअसल शुरुआत ये हुई कि क्लास 10 पास करने के बाद, उस समय 11th और 12th कॉलेज में होता था, तो 72 में मैंने क्लास 10 पास किया और फिर कॉलेज जाने लगा। इसी बीच वहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान का एक दफ्तर हुआ करता था, उसमें क्योंकि बहुत सारे लिखने पढ़ने वाले लोग वहाँ पहुंचते थे, एक लाइब्रेरी भी हुआ करता, तो वहाँ भी गया। तो उस वहाँ एक जमाने में केदार जी हुआ करते केदार थे। चौरसिया जी, हाँ हाँ, केदार केदार चौरसिया, चौरस। जय, ये केदार चौरसिया उसके बिल्कुल। सर्विस उसको चलाते थे बिल्कुल। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उनकी एक कार दुर्घटना में बिल्कुल। मृत्यु हो गई। बहुत बहुत दुखद रहा। तो केदार जी से सबसे पहले संपर्क में आए, फिर उन्होंने कहा कि आप तरुण शांति सेना जो है उसको ज्वाइन कीजिए। और हम लोग तरुण शांति सेना का काम ये था कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं या स्कूल जब कॉलेज बंद रहते हैं तो जाकर कुछ सामाजिक सेवा किया जाए। उन दिनों सूखा की स्थिति थी, तो हम लोग वो तालाब खोदने के लिए जाते थे, गांव में जाकर तालाब खोदते थे। तो पहली शुरुआत यहाँ से हुई। बाद में चल के जब मैं कर्पूरी ठाकुर जी के उसमें आया, एक संयोग से ऐसा हुआ कि एक उस उन दिनों जो है DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल नाम का एक अलग कानून था, ये मीसा से पहले। तो पहले का था, DIR में हाँ। तो DIR में मुझे गिरफ्तार किया गया, और उसमें एक ही मामले में कर्पूरी जी को और मुझे आरोपित किया गया था। और ये कहा गया था कि मेरे घर पर एक मीटिंग हुई
जिसमें कर्पूरी ठाकुर और 3-4 और लोग शामिल थे, और हम जो है अव्यवस्था फैलाने की और बम से रेलवे पटरी उड़ाने के बारे में सोच रहे थे। उस समय तक कर्पूरी ठाकुर को करीब से मैंने देखा भी नहीं था, भाषण देते हुए भी नहीं देखा था, सिर्फ तस्वीर देखी थी। तो जब जेल पहुंचा मैं, तो मेरे पहले कुछ एक दिन पहले कर्पूरी जी वहां आए हुए थे, और उसमें पहुंचे हुए थे, अकेले थे वो। फिर दूसरा आदमी था जो मैं पहुंच गया, फिर उनसे मुलाकात हुई। फिर उनसे पहली बार मैंने देखा कि हम लोग स्कूली शिक्षा की जो बात करते हैं उससे बाहर एक कितनी बड़ी शिक्षा हो सकती है। कर्पूरी ठाकुर अंग्रेजी के माहिर आदमी थे, लिखने में भी और बोलने में भी, और उनके पास कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, और तमाम मार्क्स से लेकर के तमाम सब लोगों को पढ़ा हुआ था। और करीब 1 महीने तक हम लोग साथ रहे, एक ही सेल में थे। तो वो मुझे मार्क्सवाद से लेकर गांधीवाद, समाजवाद, सबके बारे में रोज करीब करीब 3-4 घंटे, 1-2 घंटे सुबह और 1-2 घंटे शाम, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए, और वो किसी न किसी टॉपिक पर बताया करते थे। तो एक तरह से एक राजनीतिक संस्कार की शुरुआत जो है यहाँ से हुई। तो जो गांधी शांति प्रतिष्ठान और तरुण शांति सेना से जो शुरुआत हुई थी, वो फिर जो समाजवादियों के बारे में एक समझ विकसित हुई। थोड़ा मैं SYS के भी करीब आया, हालांकि मैं शामिल नहीं हुआ, लेकिन उनके करीब, उनके काम, बहुत सारे काम में जरूर मदद करता था। तो इस तरह से एक सिलसिले की शुरुआत हुई। और ये सब जो आपने लिखने की बात बताई, तो इन सब का एक इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। एक कमिटमेंट था कि पत्रकारिता इसलिए तो आए नहीं थे, मैंने बताया कि 90 रुपए से शुरुआत हुई थी, और उससे सिर्फ हॉस्टल में 2 वक्त का खाना मिल जाता था। और उस तो ये कोई पैसे वाला वो नहीं था, लेकिन एक कमिटमेंट था कि हम, जो मैं राजनीति में नहीं जा करके कर सकता हूँ, तो मैं उस काम को शायद यहाँ पत्रकारिता में रह के कर सकता हूँ। तो उसी कमिटमेंट के साथ लिखना शुरू किया। आपके लिखने का, आपकी रिपोर्टिंग का, आपकी शैली का तो मैं प्रशंसक रहा हूँ, पर कभी आपने इतने दिनों में इन घटनाओं का जिक्र ही नहीं किया कि आप तरुण शांति सेना में भी थे, या आप केदार चौरसिया जी को जानते भी थे, या भागलपुर के हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो शैलेश ने बताई, जिसने मुझे मैं एक टिप्पणी छोटी सी करना चाहूंगा, सिर्फ ये कि जयप्रकाश आंदोलन में रहे हुए बहुत सारे लोग या उससे प्रभावित लोग हमारे देश के जगमगाने वाले पत्रकारों में शीर्ष पर हैं, और उन्होंने पत्रकारिता में लीड दी है, और प्रो पीपुल जर्नलिज्म का एक सिलसिला उन लोगों ने शुरू किया, जिनमें अभी हमने कई नाम लिए, वो सब नाम हैं, और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। पर जेपी आंदोलन का शायद जितना प्रभाव उस समय की पत्रकारिता के ऊपर पड़ा, इसके बाद किसी और चीज का प्रभाव शायद कम पड़ा। जो आपने समाजवादी SYS का जिक्र किया है, जिससे मैं मानता हूँ समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत, जैसे चंचल जी थे, चंचल जी हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं जो समाजवादी विचारधारा होने के साथ साथ सीधे सीधे जयप्रकाश आंदोलन में जुड़े हुए थे और उसमें जेल गए थे। सुधेंदु पटेल हैं, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो सीधे आंदोलन से प्रभावित लोग हैं। और मैं ये मानता हूं, और मुझे कहने का, ये मुझे लगता है कि कहना चाहिए कि प्रो पीपुल जर्नलिज्म करने की हिम्मत, ताकत, शैली विकसित करने की, हर एक ने अपनी अपनी शैली विकसित की। शैलेश जी की अलग शैली थी, रामकृपाल जी की अलग थी, नकवी की अलग थी, सुधेंदु की अलग थी, चंचल जी की अलग थी, सबकी अलग शैली हुई, लेकिन एक मूल में था कि करना लोगों के लिए पत्रकारिता है। ताजमहल की और हेमा मालिनी की, इनकी तारीफ की पत्रकारिता, या इंदिरा गांधी की, या मुरारजी भाई की, हाँ, या जयप्रकाश जी की भी तारीफ की पत्रकारिता नहीं करनी, लोगों के लिए करनी है। ये बहुत कमाल की चीज थी जो उन दिनों आंदोलन से निकले थे। शैलेश, आपने किन संपादकों के साथ साथ काम किया और किनका आपके ऊपर ज्यादा असर पड़ा? देखिए, 2 लोग जो हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तो SP सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिनके साथ मैंने नवभारत टाइम्स में काम किया, और वहीं राजेंद्र बाथू। ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके साथ काम करके सीखने का, बात कहने का जो अपना अंदाज है उसको समझने का,
और काफी मौका मिला। बल्कि एसपी के साथ, एसपी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि वो जो है एक तरह से मेरे शुरुआत में आजकल वर्चुअल गुरु कह सकता हूँ। मैं रविवार में जब 79 में बनारस पहुंचा, उसके बाद से लिखना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने छापी। मैं देखता था कि एसपी उसको एडिट करते थे, तो एडिट करके वो कैसे बदल देते थे। तो जो अपनी कॉपी उस जमाने में हम हाथ से लिखते थे, कार्बन कॉपी अपने पास रख करके और बाई पोस्ट भेजते थे, और जो छप के आता था तो उसकी तुलना करते थे, और फिर ये समझने की कोशिश करते थे कि उन्होंने संपादन में क्या किया है। और अद्भुत चमत्कारिक संपादन एसपी करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो कोई प्रूफ रीडिंग नहीं थी, एकदम आपकी चीजों को बिल्कुल उसके मतलब को और उसको सामने ला देने की तरह थी चीजें। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर बिना उसके बाद नहीं, एक चीज और बता दीजिए दर्शकों को, बिना शैली बदले हुए। अक्सर लोग रीराइट करते हैं तो पूरी शैली बदल देते हैं, अपनी रिपोर्ट, अपनी विषय वस्तु वो बना के पेश करते हैं। सुरेंद्र जी ने कभी ऐसा नहीं किया, और नहीं, बिल्कुल न उन्होंने डेस्क डेस्क पर किसी को करने दिया। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी चीज थी, रविवार क्योंकि की विशेषता डेस्क। ये थी कि आपका जो मूल भाषा है, आपकी जो शैली है, उसको बरकरार रखें, और उसके बाद भी जो है उनमें से अनावश्यक चीजों को निकाल दिया जाए, और जो आवश्यक चीजें हैं उसको ऐसे, उस क्रम में अगर कहीं कोई कमी है तो आप उसको ऐसा कर दें कि वो क्रम जो है बेहतर हो जाए। यानी आपने कोई किसी महत्वपूर्ण बात को आप पीछे की तरफ ले गए हैं, तो वही का वही हिस्सा उठाकर ऊपर ले आते थे और फिर लिंक बना करके उसको और बेहतर बनाते थे। तो इस तरह से एक रिमोट प्रशिक्षण जो है वो शुरू हुआ। तो वहां से सीखा। फिर उसके बाद जब मैं नवभारत टाइम्स में आया तो संयोग से एसपी भी नवभारत टाइम्स में आ गए थे, और यहाँ राजेंद्र माथुर भी मौजूद थे। दोनों दो तरह की धाराएं इस रूप में लेखन के मामले में। राजेंद्र माथुर में जो गूंज है, जो एक विस्तार है, एक चमत्कार है, वो उसकी जगह एसपी में एक फ्लैट वो था। फ्लैट का मतलब ये नहीं कि बहुत खराब होता था, मतलब ये कि बात को बहुत साधारण भाषा में बहुत सीधे सीधे तौर पर कह दिया जाए। जबकि भाषा से सजा करके राजेंद्र माथुर उसको और एक आयाम देने की कोशिश करते थे। तो इन दोनों चीजों का एक मिश्रण जो है वहां से सीखने का मौका मिला। तो इन दो संपादकों का आपके ऊपर असर पड़ा, ये आपने बताया, पर इन दोनों की पत्रकारिता से सुरेंद्र जी ने तो बहुत रिपोर्ट लिखी नहीं, सुरेंद्र जी ने सिखाया। हालांकि आपके कहने के बाद मैं ये टिप्पणी करने का साहस कर सकता हूं आपके कहे पर कि सुरेंद्र जी तेजाब की धार की तरह से रिपोर्ट को बना देते थे, जो बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके कलेजे में उनको जला देती थी, जो कल्प्रिट होते थे, जो बिल्कुल। जो हाँ, जो कारक होते थे उस अन्याय के, उनको वो बिल्कुल तेजाब की धार की तरह से जला देते थे, भस्म कर देते थे। अब आपको अपनी कौन कौन सी रिपोर्ट याद है शैलेश, जिनके ऊपर आप, हालांकि लेखक को अपनी हर रिपोर्ट अच्छी, रिपोर्टर को हर रिपोर्ट अच्छी लगती है, पर आप तटस्थ होकर के अगर देखें तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट हैं जिनको लिखने के बाद आपको अपने ऊपर गर्व हुआ, जिनकी प्रशंसा हुई, और जिन्होंने आसपास, अपने आसपास जहां लिखा गया है वहां असर डाला? ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इनका जिक्र करने की जगह एक और इसी से जुड़ी हुई बात, आपके सवाल का जवाब ही है लेकिन थोड़ा अलग हटकर भी है, कि जी। मैं ये मानता था कि एक पत्रकार को जो है ईमानदारी से जो कुछ वो कर रहा है वो लिख दे। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होते थे, उनके खिलाफ एक वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं के खिलाफ बड़ा भारी अभियान चल रहा था। तब मैं एक अखबार में था और बहुत जूनियर था, तो मुझे जाहिर सी बात है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से बिल्कुल अलग रखा जाता था। लेकिन आमतौर पे संडे को, रविवार को जो है छुट्टियों के दिन, चूंकि सीनियर लोग नहीं आते थे तो मेरी ड्यूटी लगा दी जाती थी। एक रविवार ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर था, हमारे एक मित्र पत्रकार प्रदीप कपूर हैं, उन्होंने कहा कि भाई वो जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो विद्रोही लोग हैं उनकी मीटिंग है और वहाँ ब्रीफिंग होगी, चलिए आप भी। हम वहाँ गए। वहाँ
बड़े सब सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। सबको वहां जो है वो काली मिर्च का मुर्गा खिलाया गया, बड़ी स्कॉच शराब पिलाई गई, सबको पिला रहे थे। मैंने भी खाया, मैंने भी पिया। और हालांकि वो शुरुआत थी तो स्कॉच स्कॉच या शराब बहुत जरा सी नाम मात्र को ही था, लेकिन खाया पिया जरूर। तो लौट करके आया तो मुझे लगा कि, और उसके बाद एक प्रेस नोट दे दिया गया कि कल आप लोग छाप दीजिएगा, और थोड़ी बहुत ब्रीफिंग ये वो सब करा करके लौट के मैं आ रहा था। तो घर जाने के रास्ते में ही हमारा दफ्तर होता था। तो संयोग से उस समय रामकृपाल सिंह और अमर वहीद नकवी, ये दोनों सीनियर थे, न्यूज एडिटर थे, और वहीं बाहर मिल गए। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ गए थे, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया था, तो बड़ा विचित्र ढंग से मुख्यमंत्री विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। तो मैंने बताया, मैंने कहा खबर तो ये है, आप लोग छापते नहीं है, बोले लिख दो। तो मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा कि अगर मैं लिखूंगा सिर्फ ये कि लोग जो है खा पी रहे थे और फिर कल खबर लिखेंगे, तो ये ईमानदारी नहीं होगी। तो मैंने उस खबर में लिख दिया कि मैंने शराब स्कॉच पी और मैंने मुर्गा भी खाया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि एक पत्रकार के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस खबर को लिखूं, तो इसलिए मैं खबर लिख रहा हूं। वो 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे मैं उनको खबर दे करके, और वो पहले पेज पर अगले दिन खबर छप गई। छपी हुई खबर देख करके जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आज तो नौकरी जाएगी, क्योंकि आप खुद शराब पी के आए हो और लिख भी रहे हो। लेकिन खैर उस समय एसपी और राजेंद्र माथुर दोनों ही थे वहां। दोनों से जब दिन में बात हुई तो उन्होंने बल्कि नाराजगी जाहिर की कि आपने दिल्ली में साथ में क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा 10 बजे रात को मैं लिख रहा था, दिल्ली में आप लेते कहाँ। और बोले नहीं, ये सब बिजी, और आज मैं इसको ले रहा हूँ, और इसमें सबसे अच्छी बात आपने यही की है कि आपने खाया और पिया और आपने लिख दिया, यही ईमानदारी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो गया था वैसे ही, मुझे तो मालूम था कि मुझे कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो करने नहीं दी जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा किया। फिर लिखते समय मुझे लगा कि ये अगर नहीं लिखूंगा तो बेईमानी होगी, तो मैंने लिख दिया। और जितने लोगों ने उस रिपोर्ट को पसंद किया, हालांकि उसका असर ये हुआ कि उसके बाद वो मुख्यमंत्री विरोधी अभियान खत्म हो गया। वो सारे लोग जो हैं पस्त पड़ गए, और किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में सारा विस्तार से लिखा था मैं, तो वो खत्म हो गया। लेकिन इतनी ईमानदारी थी कि मैं उसको लिख दूंगा। तो ये जो है एक पत्रकार की ईमानदारी होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम कोई वो नहीं है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बहुत जगह बहुत सारे मौके मैंने देखे कि वो ड्रिंक ऑफर करते हैं, बहुत सारे लोग पी भी लेते हैं, लेकिन इसके चलते मेरा लेखन, मेरी पत्रकारिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और मैं वहां लोगों को अच्छी तरह मालूम हो गया था कि भाई ये इनको बुलाने का मतलब नहीं है, ये पी भी लेंगे खा भी लेंगे तो भी वही लिख देंगे जो इनको लिखना होगा। हालांकि मैं पीता उस समय बहुत कम था, वो मौके नहीं थे, लेकिन ये है कि लिखूंगा जरूर। ऐसे कई मौके आए जब मैंने उसको लिख दिया। लेकिन शैलेश जी, सबसे ज्यादा तारीफ तो रामकृपाल जी और नकवी जी की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उस रिपोर्ट को लिया। माथुर साहब और एसपी सिंह को तो अगले दिन पता चला अगले दिन कि पता चला, बिल्कुल। आपने जो लिखा, हाँ, तो तारीफ इनकी होनी चाहिए। और ये संयोग की बात है कि मुझे रामकृपाल जी और नकवी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मैं आपसे फिर वही सवाल उठाता हूँ, आपको अपनी किन किन कोई ऐसी रिपोर्ट याद है जिनके ऊपर आपको गर्व हो कि आपने उन रिपोर्ट्स को लिखा? ये शुरुआती रिपोर्ट, ये इसने दरवाजा आपके लिए खोला, पर उसके बाद आपने उसका फायदा या उसका लाभ कैसे उठाया सही बात लिखने के लिए? नहीं, एक तरह से ये एक मेरी शैली बन गई, और बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीजें जो मैं उसके बाद लिखता रहा था। चंबल को रिपोर्ट किया उन दिनों जब डाकुओं का पूरा एक दबदबा हुआ करता था। चंबल में जाकर उनका इंटरव्यू करना। फूलन देवी का इंटरव्यू किया था मैंने उस जमाने में, वहाँ जब वो ब्यूरो में होती थी तब। और संयोग से पार्लियामेंट मेंबर बन करके जब आई तो भी पहला इंटरव्यू मैंने यही उनको ध्यान दिलाया, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस दिनों मैं टीवी में आ गया था। एक चैनल तो नहीं था, वो एक न्यूज प्रोग्राम दूरदर्शन के लिए बनाते थे, उनके लिए काम करता था। और कई तरह के सवाल मैंने उनसे जैसे पूछ दिया कि फूलन देवी जी, आप बंदूक तो आप चला लेती हैं, आपको रोटी वोटी बनाने आती है? तो उन्होंने तुरंत कहा क्यों नहीं आती है, बैठो खिलाती हूँ। और वो फुटेज जो है वो शायद कहीं पड़ा होगा कि हम लोगों को
बैठा दिया उन्होंने, कैमरामैन शूट कर रहा है और एक एक रोटी बनाकर और सब्जी बना के वो खिला रही थी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाकई हैं। और वो इंटरव्यू उन्होंने दिया इसलिए कि मैंने उनको याद दिलाया कि आपको याद होगा कि मैं वहां जाके आपको बड़ी मुश्किल से आंख वाँख बंद करके, और वो पूरा जो है वो वहाँ लखनऊ से कानपुर तक तो ठीक ठीक ले गए, फिर एक सोर्स था उसको ले जाना था, फिर उसने पट्टी बांध दी, फिर कहाँ से घूमते हुए कैसे कैसे करते हुए वो ले गए, कहाँ ले गए, कैसे ले गए, कुछ पता नहीं था। और आते समय भी वही हुआ, वहाँ उतनी देर इंटरव्यू, पर वो प्रिंट के लिए था, तो उस समय संजोग से हम लोगों के पास टेप रिकॉर्डर वगैरह भी नहीं था, तो आवाज़ नहीं थी। लेकिन जब मैंने उनको पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद इंटरव्यू किया तो मैंने उसका जिक्र किया कि कब कैसे मैंने इंटरव्यू किया था, आपको किसी सोर्स ने पहुंचाया था, और फिर खाना बनाते हुए तमाम सारी चीजें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, एक इसमें क्या है कि एक मानवीय जो गुण है उसको भीतर से आप निकालते हैं अगर किसी इंटरव्यू में, तो उसका एक विशिष्ट रूप बनता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब चूंकि मैं सिलसिलेवार ढंग से उसको कभी मैं पीछे समझता मुड़ हूँ। के देख पीछे जिसने मुड़ के ज्यादा अच्छा देखा लिख नहीं। नहीं, और जिसने जो ज्यादा लिखता है अच्छा, उस वो याद भी नहीं रखता है। उसने काम किया और लोगों के बीच छोड़ दिया। आप टेलीविजन जर्नलिज्म में कैसे आए? टेलीविजन में आना भी जो है वो बिल्कुल एक तरह से एक चमत्कार ही था। पहले शुरुआत में हुआ ये कि मैं नवभारत टाइम्स में दिल्ली में आ गया था। तो दिल्ली में ये उस समय जो टाइम्स टेलीविजन जो है एक प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट शुरू किया, बनाते थे वो दूरदर्शन के लिए। तो वो बाइलिंगुअल प्रोग्राम था, पर हिंदी के लिए कोई नहीं था। तो शुरू में एसपी से उन्होंने संपर्क किया, तो एसपी ने मुझे कहा कि आप जाइए, उसको 2-3 महीने उनके साथ काम कीजिए और उनको ट्रांसलेट कीजिए। तो शुरू शुरू में मैं उनका जो अंग्रेजी के रिपोर्टर्स थे वो उसको मैं ट्रांसलेट करता था। तो थोड़ा थोड़ा एक टेलीविजन स्क्रिप्ट ये वो विजुअल इनका अंदाजा होने लगा। फिर थोड़े दिनों के बाद ये हुआ कि मैंने एक कुछ रिपोर्ट्स भी उनके लिए करना शुरू किया, बाहर जाकर के ले आना शुरू किया। और वो हिंदी में लेते थे, फिर इंग्लिश में उसका अलग से ट्रांसलेशन करा लेते थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक उनका आई थिंक फिल्म फेयर या फेमिना अवार्ड था, और फेमिना में फिल्म फेयर अवार्ड था। उसमें उन्होंने तय किया कि वो उस समय कोई 50 साल पूरे हुए थे या कुछ ऐसा था, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। तो उस सब सारे के सारे फुटेज सेल्यूलाइट पे थे, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे दी कि आप देखो और निकालो और बनाओ। तो पहली बार एक आधे घंटे का प्रोग्राम बनाया, जिसको उस प्रोग्राम के उसमें जो है वो दिखाया भी गया। तो जो उसका उद्घाटन समारोह था उसमें दिखाया गया आधे घंटे का वो प्रोग्राम। तो वहां से स्क्रिप्ट वगैरह का अंदाजा होने लगा था और मैं लिखने लगा था। बाद में टाइम्स टेलीविजन ने ही जो है बिजनेस बातें नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, उसमें भी बाइलिंगुअल था। उसका कुछ हिस्सा जो उसमें एसपी भी थे, तो हिंदी वाला हिस्सा करते थे, तो कुछ ट्रांसलेशन का काम मैं भी करता था। तो इस तरह से एक टेलीविजन के साथ मेरी एक जान पहचान जो है और हो गई। मतलब स्क्रिप्ट समझ में आने लगा, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं ये समझ में आने लगा, दोनों मीडियम्स में क्या फर्क है ये समझ में आने लगा। और फिर ये आई थिंक 1995 की बात है, जब बिजनेस इंडिया टेलीविजन ने एक इन पहला देश का पहला न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल शुरू करने का प्रोग्राम बनाया। तो उसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रेजिडेंट एडिटर थे वो उसके एडिटर इन चीफ होकर के गए। तो उनको मालूम था कि मैं ये सब टेलीविजन के लिए करता रहता था, तो उन्होंने बुलाया। लेकिन उस समय नौकरी छोड़ के जाना कोई चाहता नहीं था टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप से। तो उन्होंने बुलाया और कहा कि आप ज्वाइन कर लो, हम लोग बाइलिंगुअल शुरू कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में भी होगा और न्यूज भी होगा और प्रोग्राम्स भी होंगे, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स भी होंगे। तो आपने न्यूज भी किया हुआ है। टर्निंग पॉइंट में रिपोर्ट होती थी, लंबी रिपोर्ट होती थी 3-4 मिनट की, लेकिन वो रिपोर्ट होती थी। डॉक्यूमेंट्रीज 2-3 हमने बनाए थे उनके लिए। तो एक अंदाजा तो हो जाता है 2-3-4 काम करने के बाद। तो उन्होंने कहा ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा कि सोच के बताऊंगा। तो उन्होंने पूछा कितनी सैलरी है, मैंने बताया इतनी है। तो उन्होंने दोगुना किया और कहा कि इतनी दे देंगे, और आप कहो तो मैं अभी ऑफर लेटर दे देता हूँ। तो तब बड़ी तकलीफ के दिन थे। मतलब मकान ले लिया था, तो कभी उसका एक रेंट पे रहते थे, एक लोन का
ईएमआई देना होता था। तो मैंने कहा कि ये सैलरी डबल हो रही है तो रिस्क ले लेना चाहिए, और इस तरह से मैं बीआईटीवी में गया। लोग बाग हतोत्साहित कर रहे थे कि आप जा तो रहे हो लेकिन टीवी चैनल, टीवी न्यूज भारत में नहीं चलेगा। बहरहाल बीआईटीवी नहीं चला, लेकिन मैं चल गया। मैं बीआईटीवी के खत्म होने से पहले ही आज तक की शुरुआत हो रही थी, हो चुकी थी, एक डेढ़ महीने हुए थे, लेकिन उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी, ऐसे एक दो व्यक्ति की जरूरत थी कि जिसको पैकेजिंग और ये सब सारी चीजों की जानकारी हो। तो बीआईटीवी ने हम लोगों को 3 महीने की एक स्पेशल ट्रेनिंग कराई थी कि उसमें कुछ ब्रिटिश ट्रेनर्स को बुलाया था उन्होंने, और उन लोगों ने ये सिखाया था कि टेलीविजन रिपोर्टिंग में और प्रिंट रिपोर्टिंग में क्या फर्क है, 90 सेकेंड्स में, 2 मिनट में कोई स्टोरी कैसे कही जाती है, 15 सेकेंड का बाइट कैसे निकाला जाता है। उस जमाने में ये सब बड़ी बड़ी चीजें होती थी, निकाले नहीं पाते थे लोग, 1.5 मिनट निकाल के लाते थे कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता, बात ही नहीं पूरी होती थी। लेकिन उन्होंने सिखाया कि 15 सेकेंड 16 सेकेंड में आप कैसे इसमें से आप भूल जाओ, क्योंकि आपके सामने बहुत कुछ है, तो आप सोचते हो कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यार दर्शक को इतना ही चाहिए। तो वो ट्रेनिंग थी हमारी। तो 1-2 महीने, 1-1.5 महीने जब आज तक शुरू होने के बाद कुछ कुछ समस्याएं वहां चल रही थी, तो एसपी वहां संपादक थे और एंकरिंग भी कर रहे थे। तो एसपी ने मुझसे कहा कि भाई अब आप आ जाओ, और इस तरह से एसपी फिर एक बार जो है वो आज तक में ले गए। फिर वो एक सिलसिला चल पड़ा। थोड़े समय के बाद, 1 आध साल के बाद, फिर मैं जी न्यूज का एडिटर हो गया। जी न्यूज उस समय जो है वो सिर्फ 20 मिनट का आता था एंटरटेनमेंट चैनल पर, फिर उसको 24 घंटे के चैनल में कन्वर्ट किया गया। तो जो टीम काम कर रही थी उसमें मैं भी था। तो इस तरह से एक 24 घंटे का चैनल कैसे चलेगा न्यूज करंट अफेयर्स का, वो उसकी समझ जो है वो विकसित हो गई। फिर तो ये सिलसिला चलता रहा। तो शैलेश जी, उस समय की रिपोर्टिंग में, टीवी रिपोर्टिंग में और आज की टीवी रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? कोई अंतर है या ये स्वाभाविक विकास है जो आप लोगों ने शुरू किया था? आपने, सुरन जी ने, आपके नकवी भी थे उसमें, संजय पुगलिया भी थे, बिल्कुल। मतलब सारे ही आज के स्टारवर्ड्स आज तक में थे उस समय। तो ये उसका स्वाभाविक विकास है जो आज हम और आप जब बात कर रहे हैं टेलीविजन के समाचारों के प्रस्तुतिकरण में, समाचारों के संकलन में, समाचारों के चयन में, ये किस तरह का विकास है? खुश हैं आप लोग इससे? संतोष जी, ये विकास नहीं है, ये अधोपतन है। पतन की जो पराकाष्ठा हो सकती है, मेरे पास शब्द नहीं है कितनी गिरावट आई है ये कहने के लिए। चाहे दुनिया भर में जो है इतनी गिरावट किसी इसमें नहीं आया। न्यूज़पेपर फिर भी आज भी जो है उसमें रिपोर्ट्स होती है, हो सकता है कुछ सरकार के पक्ष में ज्यादा हो, कुछ कम हो, लेकिन कुछ खबरें होती हैं। टेलीविजन से तो खबर गायब है। खबर के नाम पर जो है वो 1 मिनट में 100 खबर, एक ही मिनट में आपको 100 खबर वो दिखा देते हैं। कैसे दिखाते हैं पता नहीं, कौन देखता है, कैसे सुनते हैं नहीं मालूम। उसके बाद एक नई चीज की शुरुआत हो गई कि डिबेट। कभी टेलीविजन पे इस तरह के डिबेट नहीं होते थे, कभी रेयरली होता, दुनिया भर में होता था। कोई बड़ा मामला आ गया, इलेक्शन है, कोई और मान लीजिए ये महामारी है, तो उसमें एक्सपर्ट्स को बुला करके, यहाँ एक्सपर्ट्स तो बुलाए नहीं जाते हैं, यहाँ बुलाए जाते हैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक जो है कोई बाबा जो राजनीति से लेकर के कोरोना से लेकर सब कुछ जानता है, वही बोलता रहता है। तो इतनी गिरावट, इतना पतन टेलीविजन की ऐसी स्थिति हो गई। मैं संतोष जी आपको एक बात बता दूं कि करीब 2 साल से मैं टेलीविजन न्यूज चैनल कोई भी नाम मात्र के लिए भी खोलकर नहीं देखता हूं। जिस टेलीविजन में न्यूज की शुरुआत के साथ मैं जुड़ा रहा, आज मेरी स्थिति यह है कि अगर सर्फ करते हुए बीच में न्यूज चैनल आ जाता है तो जल्दी से बाहर कर देता हूं। तो फूहर लोग हैं, ये एंकर फूहर हैं, इनको न सब्जेक्ट की जानकारी है, ये खुद सिर्फ चिल्लाते हैं, दूसरों को प्रोवोक करते हैं, चिल्लाओ, मारपीट कर लो, बस। और इसकी शुरुआत 2005-06 में हुई थी, संयोग से मैं भी चैनल में था। शुरू में बात समझ में नहीं आई, लगा कि थोड़ा बहुत डेविएशन है, वहां से निकल आएंगे, पर निकलने की जगह जो है हम नर्क में नीचे धंसते चले गए। और आज वहां तक चले गए हैं कि अगर आप टेलीविजन चैनल्स को ठीक करना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो चैनल अपने आप को ठीक करना चाहेगा उसको अपने
70-80% स्टाफ को पहले निकाल देना होगा आंख मूंद करके, और नए लोगों को जिनका एक्सपोजर टेलीविजन से नहीं है, प्रिंट से ही है सिर्फ, उनको लाना पड़ेगा, तब जाके शायद सुधार हो सकता है। पर शैलेश जी, आजकल तो एक चीज देखने में आ रही है कि जो टेलीविजन के एंकर हैं वो अपने को पत्रकार कहने लगे हैं। मैंने एक एंकर से पूछा, और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं जो अ, महान ऐतिहासिक काम करने वाले पत्रकार अपने को मानते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, भाई तीन चार शब्द हैं, एक का नाम है स्कूप, एक का नाम है ब्रेकिंग न्यूज, एक का नाम है रिपोर्ट, एक का नाम है स्टोरी, इनमें कोई फर्क है कि नहीं है? आप भरोसा कीजिए कि मैं ये भैया आपसे भी सवाल करूंगा कि आप इस समय बच्चों को अभी थोड़े दिन पहले तक सिखाने वाले एक स्कूल में थे जो टेलीविजन और पत्रकारिता सिखाता है, खासकर टीवी की पत्रकारिता। जो काम कर रहे हैं लोग, जो बड़े एंकर हैं, उन्हें इन शब्दों का कोई मतलब नहीं पता। इन चारों में फर्क क्या है? और अब तो हो ये गया है कि आपको सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेन लाइन के जितने भी चार या पांच चैनल हैं जो अपने को नंबर वन अक्सर दावा करते हैं, वो खुद ही काम करते हैं, उनका एक्सटेंडेड आर्म है पॉलिटिकल थॉट्स के। और पॉलिटिकल थॉट भी वो जो सरकार का हो, ये नहीं जो प्रो पीपुल हो, जैसा जर्नलिज्म आप लोगों ने किया था कि प्रो पीपुल जर्नलिज्म हो, उसके एक्सटेंडेड आर्म बने तो समझ में आता है। पर ये बिल्कुल सही बात है, उन्हें न विषय का ज्ञान होता है, न उन्हें क्या कहना है ये मालूम है, न उनके पास शब्द हैं। अगर आप कहें कि आपके पास शब्द भी अच्छे हैं, वो भी नहीं है। तो जो स्थिति है वो स्थिति तो आपने उसको कह दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ आखिरी हिस्से में कि आप जो जिन लोगों को पढ़ाते हैं, जो नए नौजवान आते हैं, मेरा बड़ा बुरा अनुभव रहा है कि मैंने फिर मीडिया संस्थानों में भाषण के लिए जाना छोड़ दिया। उनको सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम नहीं पता, उन्हें उदयन शर्मा का नाम नहीं पता, और छोड़ दीजिए, उन्हें अज्ञे जी का नाम नहीं पता, रघुवीर साय जी का नाम नहीं पता। आप जिन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं या जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, उनका वो स्टफ है कैसा जो पत्रकारिता में आने वाला है, जो कल के क्या कहूँ, जो कल के एसपी सिंह बनेंगे, विनोद दुआ बनेंगे, या जिसका भी नाम लें, जो 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 हमारे आइकॉन हैं जर्नलिज्म में, वो बनने का की ख्वाहिश लेके जो लोग आ रहे हैं, जिनको आप पढ़ा रहे हैं। आप बातचीत बाकी आपके दोस्तों से भी होती होगी, लेकिन आपका सीधा इंटरेक्शन रहा है, किस तरह का स्टफ आ रहा है? देखिए, दो तरह के लोग आ रहे हैं अभी भी। एक बड़ा हिस्सा जो आ रहा है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा, जो सिर्फ टेलीविजन में न्यूज को भी ग्लैमर से ही जोड़ करके देखता है। उसे लगता है कि मैं रिपोर्टिंग करने लगूंगा, एंकरिंग करने लगूंगा और बहुत जल्दी मशहूर हो जाऊंगा, सब लोग मेरे आसपास के सब लोग जो है मुझे पहचानने लगेंगे, मेरी बहुत लोकप्रियता हो जाएगी और फिर पैसे भी बहुत मिलेंगे। बड़ी संख्या में लोग इसके लिए आते हैं। लेकिन थोड़े से हैं जो कमिटमेंट के साथ आते हैं, जो गांवों से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं, पिछड़े इलाकों से आ रहे हैं। वो दरअसल जो है वो बेसिकली वो टेलीविजन से ज्यादा अखबार पढ़ के आ रहे हैं और उसके जरिए वो अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो 70-80% आ रहा है, जो ग्लैमर के पीछे आ रहा है, पैसे के पीछे आ रहा है, वो जो आज चैनल है उससे और नीचे ही ले जाएगा। लेकिन वो जो 20-25% है उसमें जरूर उम्मीद बनती है, और वो सब लोग जो है धीरे धीरे उनमें और मैच्योरिटी आती जाएगी, तो वो उसको जो पत्रकारिता को बेहतर बना सकते हैं। जो टेलीविजन चैनल है, आज की स्थिति यह है कि अगर आपके पास बहुत जोर जोर से बोलने की आवाज है, के लायक आवाज है, आप चीख सकते हैं या चीख सकती हैं, दूसरों को अपमानित कर सकते हैं, कर सकती हैं, आप उतने ही अच्छे एंकर हैं। दो लोगों को उकसा करके और स्टूडियो में ही मारपीट करवा दे सकते हैं, उतने ही अच्छे एंकर हैं, उतने ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं। कोई विषय की जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं है। कभी कभी जो व्हाट्सएप पे चलने लगती हैं चीजें, तो उस पर जो है वो मैं देख लेता हूँ। अब एक मशहूर एंकर का एक क्लिप भेज दिया था किसी ने, तो मैं उसमें देख रहा था, वो
लोकसभा की शुरुआत होने वाली थी। उस समय चर्चा ये थी, अभी इसी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, चर्चा ये थी कि प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर जो है इस बार नहीं होगा। तो अब वो बिलों पे बात कर रही थी वो जो एंकर है, और फिर इसी बीच उन्होंने कहा कि और सोचिए कि ये बिलों पे बात तब हो रही है जब प्रश्नकाल नहीं होगा, सांसद को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। यानी बिल पर बहस के दौरान प्रश्न पूछने में और प्रश्नकाल में उनको फर्क ही नहीं मालूम था कि क्वेश्चन आवर में क्या होता है, और बिल पर सवाल पूछे या नहीं पूछा गया, राज्यसभा ने यूं ही पास कर दिया, ध्वनि मत हो गया, बेईमानी हो गई, अच्छाई हुई, जो भी हुआ तो अलग बात है। लेकिन एक पत्रकार को ये मालूम ही नहीं है, आप एंकर हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि क्वेश्चन आवर अलग होता है, उसका एक अलग रोल है, उसका जो है किसी बिल के पास करने के लिए जो बहस है उस पर जो सवाल पूछा जाता है या उसमें जो एक सांसद अपनी राय व्यक्त करता है उसमें फर्क है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने संसद की रिपोर्टिंग कभी नहीं की होगी, तो संसद की रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपको इस विषय पर बोलने की जरूरत क्या है? मैं इस विषय को अगर नहीं जानता हूं तो मैं उस विषय पर क्यों बोलूं? लेकिन ये नहीं है, आजकल के एंकर सब विषय। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेश जी, लेकिन अगर मैंने कभी पूछा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आज कल के एंकर से या रिपोर्टर से तो इसलिए पूछने का मतलब नहीं क्योंकि वो खुद ही बहुत दुखी रहते हैं। मैं जब जब कश्मीर गया और वहाँ के जर्नलिस्टों से मैंने कहा, जो टीवी जर्नलिस्ट हैं, तो हमेशा एक ही बात कहते थे, हम यहाँ से कुछ बना के भेजते हैं, वहाँ कुछ रिपोर्ट कुछ और हो जाता वो है। हो जाती है। हाँ, तो वो कश्मीर के लोगों का दर्द तो अलग है। पर अगर आज के लोगों से पूछें जो टेलीविजन में है, तो उनका एक मैं निश्चित मेरा विश्वास है कि उनका उत्तर एक ही होगा कि ये शैलेश जी वगैरह जितनी बातें कह रहे हैं ये सब पुराने जमाने के हैं, इनको आज के जमाने का कुछ पता नहीं है, पुराने बताइए। जमाने के पत्रकार हैं ये उत्तर देंगे। तो ये नया और पुराना, हम काल्पनिक, मैं मान लेता हूं कि मैं चैनल की तरफ से बोल रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पुराने जमाने के पत्रकार हैं। तो ये पुराने जमाने का पत्रकार और नए जमाने का पत्रकार, इस लॉजिक का कोई आंसर आप दे सकते हैं संभावित प्रश्न का? देखिए, पुराने जमाने का और नए जमाने का पत्रकार नहीं होता। पत्रकार जो है वो कुलदीप नैयर का कोई जमाना नहीं था, और कुलदीप नैयर के साथ खास बात यह है कि 60 साल की उम्र में सूचना विभाग से रिटायर होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू ही की, जो आज की पत्रकारिता है। मतलब जो मतलब जो अखबार में आकर के जुड़ करके संपादक बने, जो रिपोर्टिंग की, जो इंटरव्यू किया, जो कुछ भी किया, वो तो 60 साल की उम्र में शुरू किया। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि आपका सामाजिक कंसर्न क्या है, जो कुछ देश में हो रहा है उसको आप समझते हैं या नहीं है, समझने की क्षमता है कि नहीं। मैं डॉक्टर नहीं, तो मैं स्टेथोस्कोप अगर आप मुझे दे देंगे और किसी के इस पे लगा के और वो ध्वनि सुन करके, और मैं तो कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा कि ये कौन सा साउंड है कौन सा नहीं है। तो ये हुआ क्या है कि मैं जो पत्रकारिता में अभी जो एक पीढ़ी चल रही है उसको मैं क्वैक भी नहीं कहता, क्वैक भी इतनी बात सीख के आते हैं कि स्टेथोस्कोप जब यहाँ लगाएंगे तो इससे इस तरह की ध्वनि आती है, तो इसका मतलब ये है कि कफ है अंदर, या पल्स देखेंगे तो पल्स में ये बता सकते हैं कि इतनी सीख के आते हैं, वो कंपाउंडर टाइप होते हैं। तो ये नहीं क्वैक नहीं भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसको आप ये कह सकते हैं कि उनको ये पता होता है कि स्टेथोस्कोप सीने पे लगाते हैं, पेट पे नहीं लगाते हैं। वो पैर पे भी लगा देंगे कि भाई क्या करना है, हाँ। आवाज ही तो सुननी है, हम पैर ही से सुन लेंगे। कुछ नहीं है इन, ना तो ये पढ़ते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ऐसे लोग भी आज स्टार एंकर हैं, जिन इंटरव्यू के दौरान वो फिर बाद में घुस करके दूसरी तरफ से आए। इंटरव्यू के दौरान जब मैंने पूछा कि ये इन विषयों पे आपको कोई भी सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा कि आपके सामने ये विषय अगर आएगा, एंकरिंग कर रहे होंगे, तो आप कैसे इसको डील करेंगे अगर आप इसका जवाब नहीं जानते? तो उन्होंने कहा मुझे क्यों डालना है, जानना है, आप लिख के देंगे उसको मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो भी उन्होंने जवाब दिया हो। मेरा तो उतना ही काम है, और मेरा रूप मेरे पास है, देखिए मैं बहुत सुंदर हूँ और मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो यही पत्रकारिता है। तो दुनिया भर में आप अगर ये कहें ना, तो 80-80 साल की उम्र तक जो है लोगों ने पत्रकारिता की, यूरोप में, अमेरिका में। और वो जो है
टेलीविजन के लिए भी किया। शैलेश एक आखिरी ओपरा, जी जी लैरी किंग, इन सब लोगों को आप देखिए, बस जब इनका उम्र के कारण बोलना संभव नहीं रहा और ये आखिरी दिन तक रेलिवेंट थे, 80-80 साल के हो गए, जब इनके लिए बोलना भी संभव नहीं रहा तब इन्होंने कहा कि भाई अब हम हटे यहां से। तो इसलिए रेलिवेंस इसका नहीं है, रेलिवेंस इसका है कि खबर की समझ क्या है। खबर की समझ तभी होगी जब समाज की समझ होगी, जब इतिहास की समझ होगी, जब राजनीति की समझ होगी। कोई समझ नहीं है। मैं तो भक्त हूं। लोग जो है अपना नाम एंकर जो है, ऐसे एंकर भी हैं जो अचानक जो है अपना नाम में मान लीजिए मैं शैलेश कुमार हूं तो मैं बोलते बोलते मैं शैलेश मोदी बोल जाता हूं। तो ये जो जो पीढ़ी आ गई है ना, ये पत्रकारिता है ही नहीं। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि जो गड़बड़ियां बहुत सारी शुरू हुई 2005-6 में, उसमें हमारी पीढ़ी के लोग जो हैं वो शीर्ष पर थे, उनके जमाने में ही शुरू हुई। पहले शुरू में लगा कि ये टेम्पररी मेजर है, इससे निकल आएंगे, लेकिन ये जो भूत जब पिंजरे क्या नाम है उससे घड़े से निकला तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन उसको एक लेवल पे जाने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए हुआ कि चूंकि टेलीविजन और कैमरा ये सब बिल्कुल एक नई शुरुआत थी भारत में, तो लोग जो है बहुत तरह की चीजें देखना चाहते थे। अमेजिंग वीडियो भी देखने में उनकी दिलचस्पी थी। वहां से बाहर निकलना था, वहां से बाहर नहीं निकले और उसके बीच बैलेंस बनाना था, वो बैलेंस नहीं बनाया, उसको और ले गए पतन की तरफ। पर शैलेश जी, सारी दुनिया में अगर हम देखें, हिंदुस्तान उसका एक अपवाद है। सारी दुनिया में अनुभव और ज्ञान, जिसका आपने जिक्र किया, समाज को समझने की क्षमता होनी चाहिए। जितने भी एंकर हैं या रिपोर्टर हैं किसी भी टेलीविजन चैनल में, हिंदुस्तान के बाहर, वो सारे लोग जिस तरीके से बात करते हैं वो कन्विंसिंग बात होती है। एक हमारा देश है जहां हमें कोई भी चीज अगर बदसूरत है तो हमें नहीं दिखानी है, बदसूरत व्यक्ति है उसे नहीं लाना है, लड़की अगर बदसूरत है तो टेलीविजन पर नहीं आनी है। एक सौंदर्य शास्त्र का की प्रतियोगिता हो रही है टेलीविजन के ऊपर, और जिसमें ज्ञान रसातल में जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर के आप, कई स्टार जर्नलिस्ट आए जिन्होंने ये कहा, बहुत साफ कहा, कि हमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव जर्नलिज्म पाकिस्तान में हो रहा है। वहां जिस बिल्कुल तरीके सही से था। सरकार की आलोचना करते हैं, जिस तरीके से सरकार को वहां सवाल पूछते हैं, हमारे यहाँ सवाल पूछना खत्म हो गया है। और वो सवाल पूछना, प्रधानमंत्री ने क्यों 7 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसके ऊपर किसी टेलीविजन चैनल में कोई चर्चा नहीं है। बहरहाल, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि एक बिल्कुल पैरेलल मीडिया विकसित हुआ है जिससे सरकार इस समय जिसको नियंत्रित करना चाह रही है, जैसा उसने सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के केस में एक रिजॉइंडर देके किया, हमारे अटॉर्नी जनरल ने, तुषार मेहता ने, कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है, टेलीविजन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने ये सवाल किया। आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सोशल मीडिया कितना ज्यादा लाभदायक है या कितना ज्यादा नुकसानदेह है? इसका क्या फायदा लिया जा सकता है, लोग ले सकते हैं, या जो ले रहे हैं वो अतिरिक्त छूट का लाभ उठा रहे हैं और देश में एक भ्रम और अज्ञान की फैक्ट्री चला रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो भविष्य है और उसी के जरिए जो है हम बेहतर जानकारी, बेहतर सूचना, बेहतर खबरें आगे चलकर भी प्राप्त करेंगे। ये सही है कि उसमें गंदगी फैलाने वाले बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन गंदगी फैलाने वाले लोग आ गए हैं और वो बढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है उनको, कि आप इस मीडियम को इररिलेवेंट बना दो, इतनी गंदगी फैलाओ कि लोग मानने लगे कि ये कोई मीडियम ही नहीं है, क्योंकि इसको टेलीविजन या अखबार की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टेलीविजन में चूंकि एक अलग तरीका निकल गया और कंट्रोल कर ले रहे हैं, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। अखबार पूरी तरह से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। अखबार में खबरें कुछ ना कुछ होती ही है, कोई भी अखबार देख लीजिए, जो जिसको आप कहेंगे कि बहुत सरकार समर्थक है, उसमें भी बहुत सारी खबरें होती हैं। चलिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होगा,
टेलीविजन से खबर ही गायब है। तो उसमें विकल्प जो है वो सोशल मीडिया है, लेकिन नियंत्रित करने के लिए न किसी कानून की जरूरत नहीं है। आपके पास डिफेमेशन के कानून, आप हमारी अदालतें जब काम नहीं कर रही हैं, चाहे जो भी कारण, तो जो हमारे कानून है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। अदालतों का कहना है कि जजों की कमी है तो मामले देख नहीं पाते हैं, मामलों की संख्या बढ़ गई है तो अदालतों में जजों की संख्या उस हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए, उस पर बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर अदालतों के जरिए फैसला तेजी से आने लगे तो ये सारी जो बहुत सारी गंदगी है वो अपने आप बंद हो जाएगी। लोग मानहानि के मुकदमे में जाएंगे, उनको मालूम, आज क्यों नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि एक मुकदमा वो यहां से लेके हाईकोर्ट तक कम से कम 10-15 साल लगेगा, तो 15 साल कहां से, लेकिन मुझे अगर मालूम है कि अगले 6 महीने से 1 साल में मैं इसका कोर्ट से फैसला आ जाएगा तो मैं उस पर जाऊंगा, और जैसे ही मैं जाऊंगा लोगों को के मन में ये बात आ जाएगी कि ये चल नहीं सकता, इसमें मुझे जेल की सजा हो सकती है, फाइन किया जा सकता है। तो कानून की कमी नहीं है, कानून लागू कैसे हो, और सरकारों की एक के बाद एक सरकार, मैं एक पार्टी की सरकार नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से मैं देख रहा हूं किसी पार्टी की सरकार आ जाए, लीगल रिफॉर्म्स में, लीगल रिफॉर्म्स तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है, जल्दी न्याय हो इसमें दिलचस्पी नहीं है। जल्दी न्याय होगा तो ये अपराधी जो है संसद में और विधानसभा में बैठेंगे कैसे, सजा हो जाएगी इनको। ये तो लंबा खिंचता है, इस बीच गवाह मर जाता है या उसको खिला पिला के शांत कर दिया जाता है, धमका के शांत कर दिया जाता है। अगर त्वरित हो तो इसमें ये राजनीति से भी अपराध साफ हो जाएगा, पत्रकारिता से भी साफ हो जाएगा, सोशल मीडिया से भी साफ हो जाएगा। तो सरकार जो इशारा कर रही है कि और सख्त कानून लाओ और वो करो, उनको सरकार को चाहिए, जैसे ये सब कई कानून चला रहे हैं ना, कि हम तो जी गिरफ्तार कर लेंगे, हम बताएंगे कारण। दुर्भाग्य है कि हमारी अदालतें इस तरह के कानून को भी स्वीकार कर रही हैं। लगता नहीं है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो किसी को कैसे अधिकार होगा, एक आदमी लाके ऐसे ऐसे कानून है उसमें रख दिया जाता है और उसके बाद में जो है 10 साल के बाद कोर्ट का फैसला आता है कि भाई ये तो इसका कोई संबंध नहीं था, वो 10 साल सजा काट लिया है। अदालत बताए या सरकार बताए कि वो 10 साल कहाँ से उसकी जिंदगी को कौन लौटाएगा। तो असल में यह है कि कानून को लागू करने में किसी सरकार की दिलचस्पी, किसी पार्टी की सरकार की दिलचस्पी नहीं तो आज की संख्या में, आज अगर केस बढ़ गए हैं तो बढ़ गए हैं, अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है तो बढ़ाओ, जज की संख्या बढ़ानी है तो बढ़ाओ, जज के पोस्ट खाली क्यों रहते हैं। तो ये नहीं करके वो किसी तरह से ऐसा एक निरंकुश कानून चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया मैं कह दूं कि अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं ये बातचीत जो है राष्ट्रद्रोह है। क्यों राष्ट्रद्रोह है, इसमें आपने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये जो है ये वही कहानी है जो बाघ और मेमने की कहानी थी। एक बाघ जो है अपर स्ट्रीम में, नदी इधर से इधर बह रही है तो ऊपर की तरफ बाघ पानी पी रहा था, नीचे मेमना। थोड़ी देर के बाद बाघ ने पानी वानी पीने के बाद मेमने से कहा कि तुमने मेरा पानी जूठा कर दिया। तो मेमने ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, पानी की धारा जो है आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही है, तो आपका जूठा तो मेरी तरफ आया, मेरा जूठा आपकी तरफ नहीं जा सकता। बोला तुम मुझसे बकवास कर रहे हो, बकबक कर रहे हो, मुझसे जबान लड़ाते हो, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा, खा जाइए। तो सरकार ऐसा कानून ढूंढ रही है, उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप देखिए नेहरू को लेकर के, नेहरू से सहमत होना असहमत होना अलग बात है, उनकी नीतियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसको लेकर के उनका बाप मुसलमान था, उनकी वो थे, कितनी गंदी चीजें रोज सोशल मीडिया पे चलती रहती है। क्या वो गलत नहीं है? जानबूझकर चलाया जाता है, जैसे ही कोई चुनाव आता है कि वो सब चलने लगता है। तो क्या वो जो है उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? रोक लगने के लिए कानून की जरूरत है। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर ये वो होता तो एक कल को उठा के मुकदमा करे कि ये कौन है। आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि ओरिजिनेट कहां से हुआ है ये। तो सारे कानून मौजूद हैं, कानून की कोई कमी नहीं है। सरकार एक कानून चाहती है, ऐसे ही जैसे कई कानून बना रखे हैं कि साहब हम तो आपको पकड़ लेंगे और हम कुछ नहीं बताएंगे, बताएंगे 6 महीने के बाद, फिर नहीं भी बता सकते हैं।
आपसे देश को खतरा है। क्या खतरा है भाई? आपने टोपी लगा ली है इसलिए खतरा है। यूपी में तो कानून बना दिया ना योगी जी ने, कि एक बिल्कुल उन्होंने बनाई है कोई नई फोर्स की, वो कभी भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है, और कोई अदालत आपको जमानत नहीं देगी। ये बहरहाल मकोना, बिल्कुल बिल्कुल। शैलेश जी के साथ जो हमारी बातचीत हुई, आपने ये पाया होगा कि स्टार जर्नलिस्ट कैसे होने चाहिए, किस समझ के होने चाहिए, कितने बेबाक होने चाहिए और कितने बेखौफ होने चाहिए, जिन्हें समाज की भी समझ हो, जिन्हें अपने पड़ोस की भी समझ हो, और जिन्हें उन विषयों की समझ हो जो विषय एक इंसान को जीवन जीने के लिए मदद करते हैं, और उनकी भी समझ हो जो उनके आगे आड़े आते हैं, उनके विचार को दिग्भ्रमित करते हैं। और अपने साथियों के ऊपर जिस जिस फ्रेटर्निटी से वो आते हैं, जैसे सलेशी पत्रकारिता से आते हैं, टेलीविजन से आते हैं, और उनके बारे में भी बेबाकी से बोलने की ताकत हो। और इन्होंने कुलदीप नैयर साहब का नाम लिया। कुलदीप नैयर साहब से हम लोगों की अक्सर बात होती थी। बहुत अच्छा किया आपने उन्हें याद किया। अभी दुआ साहब हम लोगों के प्रोग्राम में आए थे। ये जितने सारे लोग हैं जिन्होंने जो लिखा है, पढ़ा है, कहा है, जिस तरीके से सिखाया है, उसकी उसका एक उदाहरण शैलेश है। तो इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं शैलेश जी, और हम इस तरह के कार्यक्रम जारी रखेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने जो बनारस में या भागलपुर में रहते हुए सीखा, उससे अभी तक आपने अपना उद्देश्य बनाए रखा है। लोग अपने जीवन का उद्देश्य बदलते रहते हैं, खासकर पत्रकारिता में बड़ी जल्दी बॉसेस बदलते हैं, पर आपने प्रो पीपल जर्नलिज्म को जिस तरीके से अंगीकार किया है, जिस तरीके से स्वीकार किया है, और जिस तरीके से उसमें जिया है, उसके लिए आपको मैं इस प्रोग्राम के अंत में बधाई देता हूं। आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।